अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं या जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर्स बेसिकली क्या होती है, डिस्कस कर लेते हैं। मर्जर्स बेसिकली क्या होती है, जब दो कंपनीज मर्ज होकर एक साथ ऑपरेट करती हैं। और एक्विजिशंस में क्या होता है, जब आप एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है। यानी एक कंपनी एक्वायरर होती है या परचेजर होती है, और वो करती है टारगेट को टेक ओवर। तो इस चीज को कहते हैं एक्विजिशंस। और ये हॉस्टाइल भी हो सकता है और ये फ्रेंडली भी हो सकता है। और इस तरह की जो एक्विजिशंस होती है ना, उसको तरीका क्या होता है, या तो आप एक कंपनी के एसेट्स को परचेज कर लो, या उसके शेयर्स को परचेज कर लो, या आप उसके प्रॉफिट का शेयर परचेज कर लो, उसके सब्सिडरी परचेज कर लो। मतलब एक कंपनी है, उसके मैंने 80% शेयर्स खरीद लिए, तो अब वो कंपनी तो मेरी हो गई, लेकिन एक मेरी सब्सिडरी की तरह काम। मर्जर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। मतलब इसकी अगर मैं छोटी एग्जांपल दूं, तो मतलब ये है कंपनी ए प्लस कंपनी बी। ये मैथमेटिकल इक्वेशन में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ रहा है। ये दो कंपनीज है, ये मर्ज हो जाती है। फिर थर्ड कंपनी निकलती है, या जो न्यू एंटिटी कंपनी होती है, उसको हम कहते हैं कंपनी ए बी। अब ये जब कंपनीज मर्ज होती है ना, तो सिंगल कंपनी मर्जेस विद अनदर कंपनी। तो जब वो न्यू कंपनी फॉर्म होती है ना, तो और उसका जो साइज होता है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो इंडिविजुअल कंपनीज से काफी ज्यादा होती है। अब इंटीग्रेशंस क्या, कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं हमारे पास है। कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन क्या होती है, another company differs and unrelated to the original company। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरा फूड बिजनेस है, और मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ या मर्ज हो रहा हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। मतलब डिफरेंट इंडस्ट्री है, डाइवर्सिफिकेशन कर ली है। फॉर एग्जांपल कभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डाउन हो जाती है, तो एटलीस्ट फूड इंडस्ट्री तो रन करेगी। तो इस चीज को हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क स्प्रेड कर दिया, अपना जो रेवेन्यू का सोर्स है या जो प्रॉफिटेबिलिटी का सोर्स है, वो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री से आ रहा है। और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या होता है, सेम इंडस्ट्री सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। और ये यूजुअली होता है डायरेक्ट कंपटीशन को कम करना। यानी हम अज्यूम करते हैं, अगर मैकडोनल्ड्स बर्गर किंग को खरीद ले, या बर्गर किंग केएफसी को खरीद ले, या केएफसी हार्डीज को खरीद ले, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। सेम इंडस्ट्री है, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, और उनका जो कस्टमर बेस है वो भी सेम और सिमिलर ही है। और वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है, सेम इंडस्ट्री बट एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सेम इंडस्ट्री बट एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अब वर्टिकल फॉरवर्ड भी होता है और वर्टिकल बैकवर्ड भी होता है। ये चीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है, वर्टिकल फॉरवर्ड एंड वर्टिकल बैकवर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज रन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं कॉलेज रन करता हूँ। अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी को परचेज कर लेता हूँ, जैसे मेरा अल्फा कॉलेज है और मैं परचेज करता हूँ सीबीएम को, तो ये किस टाइप की इंटीग्रेशन हो जाएगी, वर्टिकल फॉरवर्ड। और मैं अल्फा कॉलेज हूँ, बट मैं परचेज करता हूँ कोई नॉर्मल सेकेंडरी स्कूल को, तो वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल बैकवर्ड हो जाएगा। मतलब एक सिचुएशन में मैं आगे की तरफ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, और एक सिचुएशन में मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। और ये आप हर किसी के साथ कर सकते हो, मतलब डिफरेंट एग्जांपल्स पे आप अप्लाई कर सकते हो। और आप जो कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन होता है ना, उसमें आपको एक चीज आइडेंटिफाई करनी होती है कि आप इंडस्ट्री चेंज कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर आप इंडस्ट्री चेंज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो। और ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, एचपी कॉम्पैक्ट, सोनी एरिक्सन, आईबीएम डेल, टोयोटा लेक्सस, सीबीएम लाइसियम, पोल्का एंड वॉल्स, वोडाफोन एंड एयरटच। ये सारी एग्जांपल्स हैं। ये तो था बेसिक का सीन। अब मोटिव्स फॉर मर्जर। पहला रीजन के साइनर्जाइज। साइनर्जाइज का मतलब क्या है, कि अगर दो फर्म्स एड अप होती हैं, 1+1, तो आंसर क्या आना चाहिए, 2। बट ऐसा नहीं होता, 1+1 इज इक्वल्स टू 11। साइनर्जी का बेसिकली यही मतलब है। आपको कॉस्ट साइनर्जीज मिलती हैं, रेवेन्यू साइनर्जीज मिलती हैं, एफिशिएंसीज मिलती हैं बहुत सारी। तो आपका फर्म बहुत ग्रो करने लग जाता है।
अब ग्रोथ जो होती है दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल ग्रोथ और एक होती है एक्सटर्नल ग्रोथ। सही, इंटरनल ग्रोथ में क्या होता है, जब फर्म्स अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को एक्सपेंड करते हैं तो वो इंटरनली या ऑर्गेनिकली ग्रो कर लेते हैं। और एक्सटर्नली ग्रो करने में क्या होता है कि वो कोई इसको परचेज कर लेता है या टेक ओवर कर लेता है या उसके साथ मर्ज कर लेता है। जब एक्सटर्नल ग्रोथ होती है तो हम अपने रिस्क को मिटिगेट कर लेते हैं। तीसरा रीजन क्या है, इंक्रीज मार्केट पावर। इंक्रीज मार्केट पावर। मार्केट पावर कैसे इंक्रीज होता है, जैसे कि अगर हॉरिजॉन्टल मर्जर की बात है, अगर मैं सेम लेवल, सेम इंडस्ट्री, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे अगर मैं मर्ज या टेक ओवर कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा, मेरा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा और मेरा कंट्रोल आ जाएगा प्राइजेस पे। क्योंकि अब हमने मार्केट शेयर भी बढ़ा लिया तो प्राइजेस का कंट्रोल फर्म्स के पास आ जाएगा। अगर वर्टिकल मर्जर का सीन है या वर्टिकल इंटीग्रेशन है, इससे क्या होगा, हायर मार्केट पावर। हायर मार्केट पावर कैसे होगा, अब कंपनी फॉरवर्ड भी परचेज कर रही है और बैकवर्ड भी इंटीग्रेट कर रही है, तो इससे क्या हो रहा है, मेरे पास सप्लाई चेन का कंट्रोल आ रहा है और मेरे पास एक्सटर्नल जो अनसर्टेनिटीज होती हैं सप्लाईज की, वो भी कंट्रोल में आ रही है। फोर्थ हमारे पास आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, रिस्क स्प्रेड करना। रिस्क कैसे स्प्रेड करना, जो मतलब कंपनीज होती हैं डाइवर्सिफाई कैसे कर सकती है, मतलब वो अपने कैश फ्लो को डाइवर्सिफाई कर सकती है, अपने लॉसेस को डाइवर्सिफाई कर सकती है। इन केस ऑफ अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन में क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज शट डाउन होती हैं, स्लो हो जाती हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज फ्लरिश हो जाती हैं और बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। लाइक कोविड के टाइम्स पे आपने देखा होगा, कुछ इंडस्ट्रीज तो बंद हो गई लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज बहुत फ्लरिश हो गई। सही है। अब बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री में जाते हो, डिफरेंट इंडस्ट्री को परचेज कर ले, उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आपका मार्केट रिस्क भी कम हो जाता है। बूटस्ट्रैपिंग अर्निंग्स मतलब जब आप सिंगल कंपनी जो अर्निंग्स को अवेल नहीं कर सकती, तो जब दो कंपनी साथ में आती है तो वो अर्निंग्स भी वो एक्वायर कर लेती है। या मैनेजर का पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। मैनेजरलिज्म थियोरीज में आपने पढ़ा होगा, मैनेजर्स ऑलवेज वर्क फॉर मोर बिकॉज कि उसको कंपनी ग्रो करनी है, उसको प्राइड बढ़ानी है, उसको दिखाना है कि मैं जिस कंपनी में था मैंने उसके साथ बहुत अच्छा काम किया। टैक्स कंसिडरेशन, जब दो कंपनीज मर्ज होती है ना तो उनकी टैक्स लाइबिलिटीज को माफ किया जाता है या रब ऑफ किया जाता है। और अनलॉकिंग हिडन वैल्यू, मतलब हिडन वैल्यूज में इंटेलेक्चुअल कैपिटल, एफिशिएंसीज, पॉलिसीज, कॉर्पोरेट कल्चर, वो सारी आ जाती है। क्रॉस बॉर्डर मोटिवेशन आ जाती है कि मतलब अभी लोग, मैं किसी दूसरी मार्केट में एंटर करना चाह रहा हूँ बट मैं क्या करता हूँ, वहां पे कंपनी परचेज कर लेता हूँ। तो इस वजह से भी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होती रहती हैं। फॉर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, या तो आप स्टॉक परचेज कर लो या स्टॉक एसेट परचेज कर लो या कैश परचेज कर लो। ये तीन तरीके होते हैं जो आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को परफॉर्म कर लेते हो। प्रॉक्सी कॉन्टेस्ट क्या होता है, जब शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी का टेक ओवर कर लेते हैं, जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग होती है ना वो शेयर होल्डर्स करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं करता। और लेवरेज बायआउट में क्या होता है, जब कंपनी पहले स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती थी, अब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है बिकॉज ऑफ शेयर होल्डर्स। उन्होंने बोला कि भाई हम पब्लिकली अब ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि जब शेयर होल्डर्स लिमिटेड हो जाएं, और फ्यू हो जाएं, तो वो फिर खुद ही हैंडल। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का सवाल है, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, और इसकी जितनी भी डिटेल्स है ना, मैंने क्या करी है उसको नीचे कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक है, ताकि हमें कोई मसला ना हो। आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने सही कॉपी किया है या नहीं, क्योंकि मुझे ना जब डेटा बिल्कुल अलाइन हो ना, एक साथ लिखा हो, तभी ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं काम करूँ। वो डेटा तो मैंने कॉपी डाउन कर लिया। अब इसने क्या बोला है, डिवीजन ए acquires division B by exchanging 600,000 shares of division A for all the shares of division B। वही है, डिटरमाइन मतलब मैं अपने 600 शेयर इशू करूंगा और वो मैं पूरी कंपनी खरीद। सही। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
मतलब मेरे डिवीजन ए acquires डिवीजन बी by exchanging 600 more shares of डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। तो इसका मतलब कि मेरे न्यू शेयर्स कितने हो जाएंगे? न्यू शेयर्स मेरे हो जाएंगे 18। मतलब मैं दिखा देता हूँ न्यू शेयर्स कैसे होंगे। न्यू शेयर्स मतलब जो डिवीजन ए है ना, वो बेसिकली क्या है? एक्वायरर है। एक्वायरर है। और ये क्या है? मेरा टारगेट है। सही है। ये एक्वायरर है और ये टारगेट है। वो न्यू शेयर्स कैसे करता है? पहले उसके शेयर्स थे 18 लाख। हाँ, 18 लाख उसके नंबर ऑफ शेयर्स थे। ओल्ड शेयर्स थे प्लस न्यू शेयर्स। न्यू शेयर्स कितने हैं वो? 600,000, 6 लाख। तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? ये 18 नहीं है, ये 12 है। मैंने यहाँ पे भट मार दी। तो ये 12 लाख। तो ये टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? 18 लैक्स। 18 लैक्स न्यू नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। सही है। ये शेयर्स हो जाएंगे। और इनकी कंबाइंड न्यू अर्निंग्स कितनी हो जाएंगी? न्यू अर्निंग्स कितनी हो जाएंगी? मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा। ये कितनी है? 16,000। मतलब 1600 प्लस 1800। तो ये हो जाएगा 3400। 3400,000। तो मतलब इनकी न्यू अर्निंग्स नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1800,000। ये 1800,000 कैसे आया ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। और टोटल मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल मार्केट वैल्यू जब आप 25 को मल्टीप्लाई करोगे, 25 को मल्टीप्लाई करोगे 30,000 से। 30 2 3। सही है। ये ऐसा ही हो रहा है। ठीक है। तो मेरे नए न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? न्यू नंबर ऑफ शेयर्स हैं मेरे 18 लैक्स। और इसकी प्राइस क्या है? जो डिवीजन ए है उसकी पर शेयर की प्राइस क्या है? 2500। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी न्यू मार्केट वैल्यू क्या बन जाएगी? 18 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 25 से। 45 लैक्स। 45 यानी 4,50,00,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू मार्केट वैल्यू आ जाएगी 4,50,00,000। ठीक है। ये भी निकाल ली मैंने। ठीक है, यहाँ तक हमारा सारा सीन हो गया। ठीक है। अब पीई रेशो, प्राइस पर शेयर, ये सब निकालने के लिए, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली कुछ भी नहीं, जो इनके फॉर्मूलाज हैं उनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। ये जो अर्निंग पर शेयर है, प्राइस पर शेयर है और पीई रेशो है, ये ओल्ड प्राइस है या मतलब ओल्ड शेयर है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अर्निंग पर शेयर निकालनी। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए क्या होता है? ईपीएस निकालने के लिए क्या होता है? टोटल टोटल न्यू टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। न्यू टोटल अर्निंग्स में अभी ऊपर निकाल चुका हूँ, which is
3 4 एंड 000। तो ये मेरी न्यू अर्निंग्स है और मेरे न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? मेरे न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 18। सही है। ये न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकले मैं अभी बता चुका हूँ। ये ऊपर आपके साथ वर्किंग स्ट्रीम। तो 3 4 0 0 डिवाइडेड बाय 18। तो ये आ रहा है, अर्निंग पर शेयर आ रही है 1.89। और ओल्ड अर्निंग पर शेयर कितनी थी? 1.5। तो कंबाइंड वैल्यूज में आते तो ये आ रही है 1.89 पर शेयर। तो मेरी ईपीएस इंक्रीज हुई है, पहले मेरी 1.5 थी, अब हो गई है 1.89। और प्राइस पर शेयर की बात आती है। प्राइस पर शेयर भाई टोटल मार्केट वैल्यू है, प्राइस पर शेयर कैसे निकलेगी? टोटल मार्केट वैल्यू है मेरी 45, यानी 4 करोड़। दिस एंड मेरे न्यू नंबर ऑफ शेयर्स हैं 18 lakhs। ठीक है, तो प्राइस पर शेयर भी मेरी यहाँ से निकल जाएगी। 3 zeros कैंसिल, 2 zeros कैंसिल, 450 डिवाइडेड बाई 18, 450 डिवाइडेड बाई 18। तो प्राइस पर शेयर कांस्टेंट ही रही है, प्राइस पर शेयर इंक्रीज नहीं। प्राइस पर शेयर ₹25 कांस्टेंट रही है। अब पीई रेशो, पीई रेशो कैसे निकालेंगे? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, पीई रेशो। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या है? 25। प्राइस कितनी है? 25। और अर्निंग पर शेयर क्या है? 1.89। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करी है। अब इसमें आप कहोगे कि भाई ये तो प्राइस पर शेयर है, मतलब जो आपने ऑलरेडी स्टेटमेंट में प्राइस पर डिवीजन में 25 गिवन थी, और जब मर्जर हो गया तब भी 25 है। अब मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकलती है? ये वाला मार्केट, क्योंकि मेरे न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 18 lakhs थे, और 14 मतलब 4 करोड़ 50 लाख। सही। तो अगर उसने मुझे मार्केट प्राइस अलग से गिवन है, जो मेरी ओरिजिनल प्राइस पर शेयर से ज्यादा है या डिफर करती है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? वो वाली प्राइस लूंगा, एमपीएस। इस केस में मेरी एमपीएस और प्राइस पर शेयर दोनों सेम है, और इसको डिवाइड करते हैं आप ईपीएस, अर्निंग पर शेयर से। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा? पी रेशो क्या आएगा? 25 डिवाइडेड 1.89 कर दिया मैंने। तो अर्निंग पर शेयर मेरा बन रहा है, ठीक है, विच इज 13.227। अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ 13.23। इसका मतलब क्या है कि मेरी जो पीई रेशो है वो वर्स ऑफ हुई है। मतलब जो दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो गए, मेरी पीई रेशो भी वर्स ऑफ हुई है। प्राइस पर शेयर कांस्टेंट रही है, बट अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कर गई है। तो ये हमने इसकी निकाल ली थी, विच इज 13.2227। ये निकाली थी, और ऊपर मैंने क्या लिखी? 227। सही है, राउंड ऑफ कर लिया, कोई मसला नहीं। सही है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मर्ज डिवीजन निकाल ली मैंने।
ये आपके साथ कंबाइंड ए बी की वैल्यूज में लिखी हुई है पूरी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस include any potential synergies and costs associated with your merger analysis। भाई मेरे हिसाब से क्या होगा मैं बता देता हूँ। जो ईपीएस है ना, ईपीएस है, ईपीएस इंक्रीज हुआ है। पीई रेशो, पीई रेशो जो है, पीई रेशो जो है वो वर्स ऑफ हुआ है। और प्राइस या मार्केट प्राइस पर शेयर कांस्टेंट रही है। तो यही चीज रहा है, इसके फायदे और नुकसान तो यही है। मतलब जो एडवांटेजेस वाली चीज है ये एडवांटेज वाली है, और डिसएडवांटेज क्या है ये वाला है, ये डिसएडवांटेज है। और प्राइस पर शेयर ये न्यूट्रल, न्यूट्रल है। बस ये इसका मतलब हमने जो साइनर्जीज करने के बाद भी बस सिर्फ अर्निंग पर शेयर बढ़ी है। एंड और क्या हो सकता है, प्राइस कंट्रोल हो सकता है, एंड ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये इसकी कंबाइंड बैलेंस शीट तो मैंने बना दी है। यही चीजें इसमें जो हमने कैलकुलेट की थी, दैट्स इट। ये इतना सा सवाल है, बट बाकी जो चीजें हैं वो आप राइट अप करोगे। एनी पोटेंशियल साइनर्जीज और कॉस्ट एसोसिएटेड साइनर्जीज। हाँ, मर्जर कॉस्ट क्या है, मर्जर कॉस्ट में कैलकुलेट कर लेता हूँ। मर्जर मर्जर कॉस्ट क्या है, मर्जर कॉस्ट क्या है, इशूइंग माय 600,000 शेयर्स विच कॉस्ट मी 25 रुपीज, 25 रुपीज, रुपीज 25, ऐसा ही है। मैं कंफर्म कर देता हूँ। 600,000 शेयर्स इशू किए हैं जिसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 25। तो इसकी कॉस्ट क्या मिलेगी मुझे, मर्जर्स कॉस्ट वो अक्सर पूछ लेता है। तो ये भी हम इसके एनालिसिस में लिख सकते हैं। 600,000 इंटू 25 विच मीन्स मुझे 1.5 करोड़ रुपए की कॉस्ट आई है। या यहाँ पे हमने वो कंबाइंड वैल्यूज में देखी भी थी। पहले इसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 3 करोड़, बट इसकी कितनी थी, 2 करोड़ 40 लाख। तो इसकी कंबाइंड वैल्यूज हमने कितनी लिखी थी, 45। अगर हम इसको इंडिविजुअली अगर हम देखते तो ये होती 54 करोड़, यानी ये तो मन यानी हमने इसको चीप परचेज किया, मतलब जो इसकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, उल्टा उसकी कम हो गई, मार्केट वैल्यू उसकी कम हो गई, मार्केट वैल्यू भी उसकी कम हो गई। यानी शेयर प्राइस उसकी भी कांस्टेंट रही है बट उसकी मार्केट वैल्यू कम। दैट्स इट, यही एनालिसिस में लिखना है आई गेस, यही सवाल है। बाकी आपको कोई पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल ये सारी चीजें अगर दिमाग में आती है तो लेकिन क्योंकि इसने कंपनीज का कोई खास बताया नहीं, मर्जर किया है डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। अब डिवीजन ए एंड डिवीजन बी तो सेम लेवल पे लग रही है मुझे। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन लग रही है, इंटीग्रेशन लग रही है मुझे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। जैसे सवाल ये मुझे समझ में आया, मतलब जैसे मैंने इसको एनालाइज किया उसके हिसाब से तो यही है। अब इसमें दूसरा केस क्या होता है, अगर वो मुझे नहीं बोलता कि भाई अगर आप ये अपने 6,000 या 600,000 शेयर्स इशू नहीं करो, तो उस केस में क्या होता, वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो उस केस में क्या होता, इसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो है दिस मच। इसको मैं डिवाइड करता अपने प्राइस पर शेयर से। मेरी प्राइस पर शेयर कितनी है, 25। तो इससे मुझे पता चल जाता है फिर मुझे अपने कितने शेयर्स इशू करने हैं। 20 डिवाइडेड बाय 25, इससे पता लग गया मुझे 960 न्यू शेयर्स इशू, न्यू शेयर्स।
टू इशू, मतलब अभी उसने मुझे बोल दिया कि 600 मतलब 6 लाख शेयर्स में ये मैं पूरी कंपनी खरीद रहा हूँ। अगर मुझे ये चीज नहीं बोलता ना तो मुझे जाहिर सी बात है 9,60,000 शेयर्स अपने इशू करने पड़ते, और वो 9,60,000 शेयर्स अपने शेयर्स मुझे इशू करने पड़ते, तो मुझे 25 की प्राइस पे ही करना पड़ता।